हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का वन शॉट चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है बिलियन। इस बिलियन के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम कराएंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनकी तो हम परिभाषा लिखाते हुए चलेंगे और जो बोर्ड एग्जाम में बेटा पूछने की संभावना नहीं है उनको परिभाषित करते हुए और लिखते हुए चलेंगे। आप लोग सिर्फ परिभाषा को सिर्फ समझाते हुए और बेटा हम टॉपिक को आगे बढ़ा देंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है आज चैप्टर नंबर 1 बिलियन और बिलियन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई बिलियन किसे कहेंगे। सबसे पहली कहानी ये है कि आपको पता होना चाहिए कि बिलियन कहते किसे हैं और यह 2024 के सेटों में पूछा गया है। सेट नंबर 4-7 के अंदर ऐसे 2023 में भी ये प्रश्न पूछा गया है बिले के बारे में क्या होता है। तो जितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है उन सभी प्रश्नों को कराएंगे, चिंता ना करिए। बस आप लोग लगातार हमें सपोर्ट करते रहिए और जितना आप लोग ज्यादा हमें सपोर्ट करेंगे हम उतने ही बेटा टॉपिक को आपके सामने लेकर आएंगे, चिंता ना करिए। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं बिलियन की। तो बिलियन है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। बिलियन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। अब आप बोलेंगे समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? तो एक पदार्थ की मात्रा दूसरे पदार्थ में घुल जाए या मिल जाए तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम समांगी मिश्रण। और जब एक पदार्थ की मात्रा दूसरे पदार्थ में मिले नहीं या घुले नहीं तो इसे क्या बोलते हैं? विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण के कणों को हम खुली आंखों से देख सकते हैं, लेकिन समांगी मिश्रण के जो कण हैं उन कणों को बेटा हम क्या कर सकते हैं? खुली आंखों से नहीं देख सकते। जैसे जल में चीनी का मिश्रण, अगर जल में चीनी एक बार घुल जाती है तो क्या आप चीनी के कणों को देख सकते हो? तो आप बोलोगे हम कतई नहीं देख सकते। तो यह कैसा मिश्रण हो जाएगा? समांगी मिश्रण। और जल में जैसे हमने बालू डाली तो आप बोलोगे कुछ समय बाद बालू तली के नीचे बैठ जाएगी और हम बालू को देख सकते हैं। तो यह कैसा मिश्रण हो जाएगा? विषमांगी मिश्रण। तो लेकिन बिलियन है कैसा हमारा? तो बिलियन बोलोगे आप समांगी मिश्रण है। और मिश्रण बनता किससे है? तो दो या दो से अधिक पदार्थों से। तो परिभाषा क्या लिखेंगे? परिभाषा लिखेंगे दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या कहलाएगा? विलयन, या इसी को क्या बोलते हैं? वास्तविक विलयन। विलयन या वास्तविक विलयन कहलाता है। विलयन कहलाता है। क्लियर? उदाहरण में लिख सकते हैं, उदाहरण में लिख सकते हैं जल तथा चीनी का मिश्रण। भाई जल तथा चीनी का मिश्रण। क्लियर? भाई चीनी क्या होगी? जल में घुल जाएगी, समांगी मिश्रण है, इसीलिए यह क्या है? बिलियन है। इसीलिए क्या है? बिलियन है। और जो मात्रा घुलेगी नहीं बेटा तो वो क्या बन जाएगा? एक मात्रा दूसरी मात्रा में मिलनी चाहिए। आपने बोला कि हम बेटा चीनी को कर दे रहे, एक ड्रम चीनी में एक लोटा पानी डाल दें तो क्या यह बिलियन बन जाएगा? क्या एक मात्रा दूसरी मात्रा में घुल रही है? भाई चीनी क्या जल में घुल जाएगी? क्योंकि एक लोटा, भाई एक ड्रम के अंदर चीनी भरी हुई है और उसमें एक लोटा पानी डाल दिया और बोल रहे हो कि भाई चीनी घुल जा, तो क्या चीनी घुलेगी? नहीं, क्योंकि नया मिश्रण ही नहीं, तो यहाँ पर मिश्रण नहीं हो रहा है तो यह बिलियन नहीं बन पाएगा। क्लियर? एक मात्रा दूसरी पदार्थ की मात्रा में घुलनी चाहिए और या मिलनी चाहिए। पर हमें जब बिलियन बनाना होता है तो इसमें एक पदार्थ की मात्रा कैसी होती है? कम होती है, और दूसरे पदार्थ की मात्रा कैसी होती है? ज्यादा। तो बिलियन के प्रति इकाई आयतन में आपने जिस पदार्थ की मात्रा कम ली है ना उसे क्या बोलेंगे? बिले। और बिलियन के प्रति इकाई आयतन में जिस पदार्थ की मात्रा आपने ज्यादा ली है, बिलियन के अंदर जिस पदार्थ की मात्रा कैसी है? ज्यादा है, उसे क्या बोलते हैं? विलायक। और इन दोनों का जो मिश्रण बन जाता है वही क्या बन जाएगा? विलयन। वही क्या बन जाएगा? विलयन। क्लियर?
तो उदाहरण में जल तथा चीनी के मिश्रण में आपने क्या किया होगा कि भाई जल को तो आपने ज्यादा रखा होगा, चीनी को कैसा रखा होगा, कम। तो चीनी कम है मतलब विलेय, जल की मात्रा ज्यादा है मतलब विलायक। आपने किस मात्रा को मिलाया, किस मात्रा को मिलाया, विलेय। किस में मिलाया, किस में मिलाया, किस में मिलाया, जिसमें मिला रहे हो वह क्या हो जाएगा, विलायक। जब दोनों मात्राएं आपस में मिल जाएंगी क्या बन जाएगा, विलयन। क्लियर। तो यहां पर जो विलयन बना है वह बना है विलेय प्लस विलायक से, विलेय प्लस विलायक से, तभी क्या बनेगा, विलयन। तो जिस पदार्थ की मात्रा आपने कम ली विलेय, जिस पदार्थ की मात्रा आपने ज्यादा ली विलायक, और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, विलयन। तो आपसे परिभाषा 2023 के सेट में पूछी गई है, भैया बताओ विलेय किसे कहोगे, विलेय किसे कहोगे। तो आप बोलोगे कि विलयन के प्रति इकाई आयतन में जिस पदार्थ की मात्रा कैसी होती है, कम होती है, क्या बोलोगे, उसे बोलते हैं हम विलेय। तो लिखेंगे विलयन के प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई आयतन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है क्या कहलाएगा, विलेय कहलाता है, विलेय कहलाता है। अब बात करेंगे विलायक की। तो आप बोलोगे विलयन के प्रति इकाई आयतन में, विलयन के प्रति इकाई आयतन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, अधिक होती है, विलायक कहलाता है, विलायक कहलाता है। उम्मीद होगी कि आपको विलयन, विलेय और विलायक समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम समझेंगे विलयन के प्रकार को, कि भाई विलयन के कितने प्रकार से हम वर्गीकरण कर सकते हैं। तो पहले यहां तक नोट करिए, इसके बाद बेटा पढ़ा रहे, नोट करिए इसको। अब पढ़ने वाले बेटा क्या, विलयन के प्रकार। तो विलयन के प्रकार से प्रश्न कम बनते हैं, चिंता ना करिए, लेकिन हम पढ़ेंगे, एक एक प्रश्न को पढ़ेंगे। जो प्रश्न पूछा जा रहा है लिखाएंगे, जो प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है समझाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विलयन के प्रकार, अवयवों की मात्राओं के आधार पर, अवयवों की मात्राओं के आधार पर। तो आपसे पूछा गया है अवयवों की मात्रा, यानी विलयन में आपने विलेय को मिलाया है, विलयन के अंदर आपने किसको मिलाया है, विलयन में विलेय की जो मात्रा उपस्थित है उसके आधार पे वर्गीकरण कर रहे हैं। तो कितने प्रकार से होता है, नंबर ए, पहला होगा आपका सांद्र विलयन। बहुत से बालक कंफ्यूज रहते हैं कि सांद्र विलयन किसे बोलेंगे। दूसरा होता है तन विलयन, तन विलयन। तीसरा होता है संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन। चौथा होगा असंतृप्त विलयन। पांचवा होता है अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। तो यहां पर सांद्र विलयन, तन विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन, अवयवों की मात्रा के आधार पे। देखो अब सबसे पहले समझेंगे तन विलयन किसे बोलेंगे और सांद्र विलयन किसे बोलते हैं। तन विलयन किसे बोलेंगे और सांद्र विलयन किसे बोलते हैं। तो देखो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक गिलास, दो गिलास लेंगे, दो गिलास लेंगे, इसके अंदर जल भरा है तो जल हमारा कौन हो जाएगा, विलायक। जल कौन हो जाएगा हमारा, विलायक। तो ये तो विलायक हो गया, पर हमें बनाना क्या है, विलयन। पर हमें बनाना क्या है, विलयन बनाना है।
तो आप क्या करोगे, एक गिलास के अंदर आपने जो विलेय की मात्रा डाली है ना, वह मान लिया यहाँ पर ये जल है, और जल के अंदर आपने बेटा डाल रहे हैं चीनी को। किसको डाल रहे हैं? चीनी। इसके अंदर डाल दिया हमने 6 चम्मच चीनी। अब जल में मिलाएंगे, जल में मिलाएंगे चीनी को, तो जल ज्यादा है, जल विलायक हो गया। इसके अंदर मिलाना है, किसको मिला रहे हैं? चीनी को। कितनी? मैंने मान लिया इसके अंदर 6 चम्मच चीनी मिलाई, और इसके अंदर मैंने मिला दिया 12 चम्मच चीनी। तो अब आपसे बोला गया कि जिसके अंदर आपने ज्यादा चीनी मिलाई तो वह ज्यादा मीठा हो जाएगा, क्योंकि जब जल में आप चीनी को मिलाओगे शरबत बन जाएगा। तो यह बेटा शरबत कैसा मिलेगा आपको? ज्यादा मीठा। और यहाँ पर देखा जल में चीनी को मिलाया तो यह भी शरबत है, लेकिन यह कैसा है? कम मीठा। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि आपने इसके अंदर चीनी की मात्रा कम मिलाई, यानी विलेय की मात्रा कम है। और जिसके अंदर विलेय की मात्रा कम होगी, विलेय की सांद्रता कम होती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं तनु विलयन। क्या बोलेंगे? तनु विलयन। तो विलयन के प्रति इकाई आयतन में, विलयन के प्रति इकाई आयतन में यदि विलेय की मात्रा कैसी है? कम है, सांद्रता कम है, तो इसे क्या बोलेंगे? तनु विलयन। और विलयन के अंदर, विलयन के प्रति इकाई आयतन में यदि विलेय की सांद्रता अधिक है, विलेय की सांद्रता कैसी है? अधिक है, तो उसे क्या बोलेंगे? सांद्र विलयन। तो यह हमारा क्या हो जाएगा? सांद्र हो जाएगा, और यह हमारा क्या हो जाएगा? तन हो जाएगा। क्लियर? जो मात्रा जिसमें विलेय की मात्रा कम तन, ज्यादा मात्रा सांद्र। क्लियर? इसके बाद अब तीन को एक साथ समझेंगे, संतृप्त, असंतृप्त और अतिसंतृप्त। देखो, आपने बेटा एक पात्र लिया, इसके अंदर जल भरा हुआ है, जल के अंदर बेटा हम घोलेंगे चीनी को। जल के अंदर किसको घोलेंगे? चीनी को घोलेंगे। तो भाई इसकी भी एक लिमिट होती है। भाई इसके अंदर मान लिया 20 चम्मच चीनी तक घुल सकती है। कितने चम्मच चीनी तक घुल सकती है? 20 चम्मच चीनी तक तो घुल सकती है। तापमान निश्चित रखना है, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं करना है, तापमान नियत रखना है, निश्चित रखना है। और जब तापमान निश्चित होगा, हमने क्या किया कि भाई जल के अंदर चीनी को घोलना शुरू कर दिया। एक लिमिट होती है भाई, प्रत्येक मात्रा घुलने की भी क्या होगी? एक लिमिट होगी। मान लिया इस पात्र के अंदर केवल 20 चम्मच चीनी तक ही घोल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो विलयन में जो विलेय की अधिकतम संभव मात्रा घोली है, विलयन में विलेय की अधिकतम संभव मात्रा जो घुली है, यानी 20 चम्मच चीनी, इसी को बोलते हैं हम संतृप्त विलयन। विलयन में जो विलेय की अधिकतम लास्ट कितनी यानी 20 चम्मच जो चीनी मात्रा घुली है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं संतृप्त विलयन। 20 चम्मच से आपने जो चीनी की कम मात्रा घोली है, 20 चम्मच से जो कम चीनी घोली है, अर्थात 15, 16, 18 जो कम मात्रा घुली है, इसे बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन से जो कम मात्रा होती है उसे बोलते हैं असंतृप्त विलयन। और आपने बेटा जैसे ही 21वीं चम्मच चीनी डाली या 20वीं चम्मच चीनी डाली, तो यह तली पर जाकर नीचे क्या हो जाती है? बैठ जाती है। और तली पर जब नीचे बैठ जाएगी, मतलब संतृप्त विलयन से अधिक मात्रा हो रही है। और जब संतृप्त विलयन से अधिक मात्रा हो जाएगी, तो इसे क्या बोलेंगे? अति संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन से अधिक मात्रा अति संतृप्त, संतृप्त विलयन से कम मात्रा असंतृप्त विलयन। और संतृप्त विलयन किसे बोलेंगे भैया? जो अधिकतम मात्रा विलय की घुली है, वह बोलेंगे संतृप्त। यानी विलयन में जब विलयन के अंदर केवल 20 चम्मच चीनी ही घुली है, इससे ज्यादा नहीं घुल सकती है, तो जो कहा जाए संतृप्त। क्लियर? तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। इसके बाद दूसरा वर्गीकरण है विलायकों की भौतिक प्रावस्थाओं के आधार पर। विलायकों की भौतिक प्रावस्थाओं के आधार पर भाई कितने प्रकार से बांटेंगे? 3 प्रकार से। विलायकों की भौतिक प्रावस्थाओं के आधार पर कितने प्रकार से बांटेंगे? 3। मुझे बनाना है बेटा ठोस विलयन। मुझे क्या बनाना है? ठोस विलयन। क्योंकि भौतिक अवस्थाएं कितनी होंगी? 3, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। मुझे बनाना है ठोस विलयन, मुझे बनाना है गैसीय विलयन। कैसा बनाना है बेटा? गैसीय विलयन बनाना है। और मुझे बनाना है द्रव विलयन।
कैसा विलयन बनाना है? द्रव वाला विलयन। तो ध्यान रखना है, हमें पता है विलयन किससे मिलकर बना है, तो आप बोलोगे विलेय और विलायक से। तो फिर आप लोग जब हमें ठोस विलयन बनाना है तो ठोस की मात्रा को कैसा रखना होगा? ज्यादा। तो जो मात्रा ज्यादा हो जाएगी विलायक, फिर कम मात्रा किसकी रखेंगे? तो आपकी इच्छा है, आप ठोस भी रख सकते हो, द्रव भी रख सकते हो, और किसको रख सकते हो? गैस। आपको बनाना है गैसीय विलयन, गैस का विलयन बनाना है। तो जो आप बेटा और विलयन बना है विलेय और किससे? विलायक से। तो जो मात्रा आप ज्यादा लोगे, ज्यादा रखोगे, गैसीय विलयन किसको कैसा बनाना है? गैसीय विलयन बनाना है, तो किसकी मात्रा ज्यादा रखनी होगी? ज्यादा मात्रा गैस की। ज्यादा मात्रा किसकी रखनी होगी? गैस की। फिर कम मात्रा तो आप बोलोगे हम बेटा रख सकते हैं ठोस को, द्रव को, और किसको रख सकते हैं? गैस को। क्लियर? आपको बनाना है द्रवी विलयन, तो किसकी मात्रा को ज्यादा रखोगे? ज्यादा मात्रा आप रखोगे, यानी विलायक कौन हो जाएगा? द्रव। और विलेय कौन होगा? विलेय हमारा हो जाएगा ठोस, द्रव या गैस। क्लियर? दो प्रकार से हो गया वर्गीकरण। इसके बाद आगे करा रहे हैं, नोट करिए, इसको नोट करेंगे। इसके बाद बेटा अगला वर्गीकरण है वह अवयवों की भौतिक प्रावस्थाओं के आधार पर। अवयवों की भौतिक प्रावस्थाओं के आधार पे यहां से एक नंबर में विकल्प पूछा जा सकता है। कितने प्रकार से होगा? 9 प्रकार से। अब अवयव की बेटा भौतिक प्रावस्थाओं के आधार पे कैसे? तो यहां पर आपकी भौतिक अवस्थाएं 3, ठोस, द्रव और गैस। तो पहला आप क्या कर सकते हो? ठोस को किसमें मिलाओगे? ठोस में। ठोस को किसमें मिला सकते हो? द्रव में। और ठोस को किसमें मिला सकते हो? तो आप बोलोगे गैस के अंदर। तो 3 तो ठोस की अवस्था है। फिर द्रव को ठोस में, द्रव को द्रव में, और द्रव को गैस में। कितनी हो गई? आप बोलोगे 6। फिर गैस को बेटा ठोस में, गैस को द्रव में, और गैस को गैस में। आप बोलो कितनी हो गई? 9। कितनी हो गई? 9। तो इधर हम इस ओर रखेंगे विलेय, यानी किसकी मात्रा कम ले रहे हैं? जो मात्रा कम होगी कौन होता है? विलेय। इधर रखेंगे विलायक, इधर कौन रखेंगे? विलायक, यानी जिसकी ज्यादा मात्रा होगी। और दोनों मिलकर क्या बना देंगे? तो आप बोलोगे दोनों मिलकर विलयन बनाएंगे, और इसका हम क्या लेंगे? उदाहरण। क्या लेंगे? इसका एग्जाम्पल समझेंगे। विलेय, विलायक और इसका एग्जाम्पल। पहला, आपने कम मात्रा क्या ली? ठोस की। और ठोस को किसमें मिलाया? आपने बोला ठोस के अंदर मिलाया। ज्यादा मात्रा भी ठोस की है, कम मात्रा भी ठोस की है। भाई कम मात्रा को ज्यादा मात्रा मिला रहे हैं, तो आपने देखा होगा मिश्र धातुएं। मिश्र धातुएं बेटा ठोस, जैसे कॉपर प्लस जिंक, 70% कॉपर और 30% जिंक। जब इन दोनों को बेटा आपस में मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? पीतल। क्या बनेगी? पीतल बनेगी। मतलब ये भी क्या है? ठोस। क्या है ये? ठोस। मतलब ठोस कम मात्रा, ठोस ज्यादा मात्रा, कॉपर प्लस जिंक, क्या बन गया? पीतल। ठीक है। अब क्या किया आपने? ठोस मात्रा, ठोस को किसमें मिलाया? आपने मिलाया द्रव में। ठोस को किसमें मिलाया? द्रव के अंदर, यानी जो कम मात्रा को मिलाया। अब देखो ठोस को द्रव में मिलाया, एक एग्जाम्पल बताओ। तो आप सोचोगे चीनी तो हमारी ठोस है, चीनी हमारी कैसी है? ठोस। और किसमें मिला दो? जल में मिला दो। किसमें मिला दीजिए? जल के अंदर। तो यहां पर लिखेंगे जल प्लस चीनी का मिश्रण, जल प्लस चीनी का मिश्रण, जल प्लस नमक का मिश्रण। फिर क्या है? जल में देखो जल ज्यादा हो गया, और जल में कम मिला रहे। किसको मिला रहे? चीनी को मिला रहे। क्लियर? फिर क्या है? ठोस को किसमें मिलाएंगे? गैस के अंदर। यानी हमें ठोस की मात्रा कम रखनी है और गैस की मात्रा कैसी रखनी है? ज्यादा। तो आपने कपूर देखा है, जब हवन सामग्री में डालते हैं, तो जब हवन करते हैं तो वहां आग में ही तो कपूर को डालेंगे। तो आग हमारी कैसी हो जाएगी? वायु है, तो वायु तो ज्यादा है ना, और उसमें कम मात्रा मिला रहे हैं, यानी आग में
किसको डाल ले? कपूर। आग में कपूर, आग में कपूर। क्लियर? तो ये ठोस। उसके बाद द्रव की कहानी आ रही है। द्रव को मिलाएंगे ठोस के अंदर, द्रव को ठोस के अंदर। सोना कैसा होता है? ठोस। और सोने में क्या? पारा। सोने में पारा, मरकरी। सोना ठोस हो गया और इसमें कौन है? पारा। यानी बेटा ये कैसी अवस्था में? द्रव। यानी द्रव कम मात्रा, सोना कैसा है? ज्यादा, सोने में। ठीक है। उसके बाद द्रव को मिलाएंगे द्रव में। तो इसको तो एग्जाम्पल बेटा सब किसी को बहुत अच्छी ढंग से पता होगा। जल में बेटा कोने मिलाते हैं? 70 वालों। मतलब यहां पर क्या हो जाएगा कि एल्कोहल में, किसको बेटा? एल्कोहल में जल का मिश्रण। भाई एल्कोहल भी द्रव है और जल भी कैसा है? द्रव है। तो एल्कोहल में जल का मिश्रण। क्लियर? उसके बाद द्रव को मिलाएंगे गैस में। भाई गैस की मात्रा मुझे ज्यादा रखनी है। गैस की मात्रा मुझे क्या रखनी है? ज्यादा। और द्रव की मात्रा कम। तो एक चीज बताओ बेटा, वायुमंडल में कोहरा, वायुमंडल में कौन होता है? कोहरा। यानी वायुमंडल, अपना जो वायुमंडल है इसके अंदर कोहरा आता है। तो कोहरे में क्या होती है? नमी, अर्थात वायु में नमी। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? वायु में नमी। क्योंकि कोहरा कहां होता है? तो आप बोलोगे वायु में होता है। कोहरा कहां होता है? वायु में होता है। अर्थात और कोहरे में क्या होती है? नमी होती है, हल्की सी जल की बूंदें होती है। तो ये हो गए बेटा द्रव की कहानी। अब आते हैं गैस को। गैस को मिलाएंगे ठोस में। गैस को किसमें मिलाएंगे? ठोस में। तो एक पैलेडियम धातु है और इसके अंदर पैलेडियम धातु में, भाई धातु में किसको मिला रहे हैं? हाइड्रोजन गैस। पैलेडियम धातु में H2 गैस। पैलेडियम धातु में H2 गैस। ठीक है। उसके बाद गैस को मिलाएंगे द्रव में। तो आप लोगों ने बेटा सिकंजी पी है, अर्थात सोडा वाटर। सोडा वाटर में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है किसके अंदर? जल के अंदर। सोडा वाटर बनता हमारा जल प्लस CO2 से। जल के अंदर होती है CO2, तभी क्या बनता है हमारा? सोडा वाटर। क्या बनेगा? सोडा वाटर। ठीक है। उसके बाद आप मिलाओगे गैस को। कहां मिलाएंगे? गैस में। तो भाई हमारा उदाहरण हो जाएगा गैस ही। क्या हो जाएगा? गैस का ही एग्जांपल ले लेंगे। क्लियर? तो यहां पर वायु हो जाएगी। तो ये हमारे 9 प्रकार से। तो उम्मीद है कि आप लोगों को विलयन के प्रकार समझ में आए होंगे। नोट करिए। इसके बाद आगे टॉपिक चल रहे, नोट करिए। इसके बाद बेटा अब हम पढ़ने वाले हैं विलयन की सांद्रता। आपसे पूछा गया है 2024 के अंतर्गत भाई विलयन का वर्गीकरण करना है विलयन की सांद्रता के आधार पे। तो किसे कहते हैं विलयन की सांद्रता? तो विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलय की जो मात्रा होती है उसी को क्या बोलेंगे? विलयन की सांद्रता। विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा को हम क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता। तो लिखेंगे विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित, प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा या सांद्रता क्या कहलाती है? विलयन की सांद्रता कहलाती है। क्या कहलाएगी बेटा? विलयन की सांद्रता कहलाती है। कि आपने विलयन के अंदर कितनी विलय की मात्रा ली है,
सांद्रता। अब सांद्रता का क्या करेंगे, वर्गीकरण। सांद्रता कितने प्रकार से बांटेंगे? सांद्रता को बेटा हम पढ़ेंगे, इसके अंदर 3 प्रकार से बांटेंगे। नंबर 1, पहला प्रतिशत पदों में, पहला प्रतिशत पदों में। सांद्रता को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? प्रतिशत पदों में। दूसरा यहां पर भार वट्टे आयतन के पदों में, अर्थात ग्राम प्रति लीटर में, ग्राम प्रति लीटर में। और तीसरा भार वट्टे भार के पदों में, भार वट्टे भार के पदों में। देखो, सबसे पहले यहां पर बात करेंगे पहला द्रव्यमान प्रतिशत, सॉरी यहां पर प्रतिशत के पदों में पहला बेटा किसको पढ़ेंगे? द्रव्यमान प्रतिशत। अब आप बोलोगे इससे और भी सिंबल से प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल। इसे लिख सकते हैं W/W%, अर्थात वेट बाई वेट परसेंट। तो हम केवल इनके फॉर्मूला को बताएंगे, इनकी परिभाषाओं को समझाएंगे बस, क्योंकि हमारा जो इंपोर्टेंट है, मैं पहले बोल चुका हूं आपसे, जो इंपोर्टेंट है वही आपको लिखाया जाएगा। शेष जो सवालों में जहां हमें आवश्यकता है जिस फॉर्मूले की, उनको सबको कराते हुए चलेंगे, ठीक है। देखो कैसे लिखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत, तो आप लिखोगे द्रव्यमान प्रतिशत यानी वेट बाई वेट परसेंट। भाई किसके अंदर? बिलियन के अंदर। आप किसको चेक कर रहे हो? तो बिलियन के अंदर चेक कर रहे हैं बेटा, मात्रा किसकी? विलेय की। पर ऊपर भी वेट है, वेट का मतलब ऊपर भी भार है और नीचे भी क्या है? भार प्रतिशत, भार बट्टे भार प्रतिशत। तो बिलियन का भी क्या होगा? भार। विलेय का भी क्या होगा? आप भी बोलो बेटा, भार, वेट बाई वेट। और भार किसमें होगा? चूंकि परसेंट है तो कितने में? 100 में, और 100 में बेटा तो मात्रा किसमें होगी? ग्राम। तो कैसे लिखा? हमने लिखा बेटा इसको वेट बाई वेट, अर्थात बिलियन के अंदर विलेय की मात्रा चेक करनी है, पर यहां पर द्रव्यमान प्रतिशत है तो दोनों का भार होगा, बिलियन का भी भार होगा और विलेय का भी क्या होगा? भार। अब परिभाषा कैसे देंगे? सुनो, तो ये तो फॉर्मूला हो गया बेटा, ये क्या हो गया? इसका फॉर्मूला हो गया। और परिभाषा देंगे विलेय पदार्थ की ग्राम में, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम बिलियन में घुली हो। विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम बिलियन में घुली हो, क्या कहलाएगी? उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। क्लियर? अब आते हैं दूसरा है हमारा आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत, तो आप बोलोगे इसे हम और भी लिख सकते हैं, बिल्कुल, या इसे लिख सकते हैं V/V%, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, या इसे लिख सकते हैं आयतन वट्टे आयतन प्रतिशत, आयतन बट्टे आयतन प्रतिशत। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? बिल्कुल बता रहे बेटा, V/V%, जैसे बताया सेम निकालना है। भाई बिलियन के अंदर चेक करना है किसको? तो आप बोलोगे विलेय को। बिलियन के अंदर चेक करना है, आप बोलोगे विलेय को। तो बिलियन का क्या होता है? बिलियन। अब वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मतलब आयतन है। किसका? विलेय का भी आयतन है, बिलियन का भी आयतन है, और चूंकि परसेंट हमारा 100 में है, इसलिए दोनों के दोनों आयतन किसमें होंगे? ml। किसमें होंगे? ml में। तो बिलियन का आयतन किसमें होगा बेटा? ml में। विलेय का आयतन किसमें होगा? ml में। पर बेटा परसेंट है इसलिए 100%। परिभाषा हो जाएगी, क्या देंगे परिभाषा? सिंपल, जैसी पहली लैंग्वेज बताई सेम ऐसे देना है। लिखना है विलेय पदार्थ की ml में, विलेय पदार्थ की ml मतलब मिलीलीटर में, वह मात्रा जो 100 ml विलियन में घुली हो, क्या कहलाती है? उसका आयतन प्रतिशत कहलाती है। क्लियर? उसके बाद तीसरी परिभाषा बेटा, इसको हम बाद में वर्गीकरण कर रहे हैं, इसको हम बाद में बता रहे हैं, पहले हम इसको परिभाषा को समझ ले रहे हैं। तीसरा है द्रव्यमान
तीसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, आप बोलोगे इसे सिंबल के रूप में कैसे लिखेंगे? बिल्कुल, आप ऊपर लिखोगे वेट और नीचे वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम प्रतिशत, या इसको लिख सकते हैं भार बट्टे आयतन प्रतिशत, भार बट्टे आयतन प्रतिशत। अब इसको बोलेंगे भाई फॉर्मूला कैसे बनाएं? सिंपल है, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट बराबर, भाई बिलियन में आपने मात्रा किसकी चेक करी तो आप बोलोगे भाई हम तो मात्रा चेक कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं? विलेय की। तो विलेय का तो ऊपर वेट है, वेट का मतलब विलेय का होगा भार, काय में होगा, तो आप बोलोगे ग्राम में, बट्टे बिलियन का क्या होगा? आयतन, और किस में होगा? ml में, इंटू में 100। परिभाषा उम्मीद है आप लोग दे सकते हो। कैसे? विलेय पदार्थ की ग्राम में, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ml बिलियन में, 100 ml बिलियन में घुली हो, उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। क्लियर? उम्मीद है। और इसके मैंने बेटा देखो प्रत्येक फॉर्मूला भी लिख दिया। दूसरा है, दूसरा वर्गीकरण वो है ग्राम प्रति लीटर में, जिसमें पढ़ने वाले हैं मोलरता, नॉर्मलता और फॉर्मलता की परिभाषाओं को और इनके सूत्रों को। तो पहले नोट करिए, और भार बट्टे भार के पदों में पढ़ेंगे मोललता और मोलंस। तो जो हमारी इंपॉर्टेंट परिभाषा है उनको लिखाते हुए चलेंगे, और जो इंपॉर्टेंट परिभाषा नहीं है समझाते हुए हम आगे टॉपिक बढ़ाएंगे। नोट करिए इसको। इसके बाद नंबर दूसरा बेटा, सेकंड पढ़ेंगे ग्राम प्रति लीटर में। ग्राम प्रति लीटर में हमें किस किस की परिभाषा पढ़नी है? तो आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है मोलरता के बारे में। 3 आएंगे इसके अंदर। कौन कौन आएंगी? मोलरता को लिखते हैं कैपिटल एम से, नॉर्मलता को लिखेंगे कैपिटल एन से, कैपिटल एम कैपिटल एन, और फॉर्मलता कैपिटल एफ। क्लियर? तो ए बी सी, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन है हमारी? मोलरता। सिंपल एक लॉजिक पॉइंट के साथ आपको परिभाषा सिखा देंगे तीनों की तीनों। देखो कैसे। यहां पर सबसे पहले जो मोलरता होगी, मोलरता में जो विलेय होगा, विलेय के संख्या होगी, विलेय की क्या होगी? संख्या। किसमें होगी? विलेय के मोलों की संख्या होती है। इसमें ग्राम तुल्यांकों की संख्या होगी। क्या शब्द ध्यान रखना है? ग्राम तुल्यांक शब्द ध्यान रखना है। और इसके अंदर सूत्र भार, क्या सूत्र रखना है? यहां पर रखना है सूत्र भारों की संख्या। अब देखो, ग्राम प्रति लीटर, यानी लीटर का मतलब 1 लीटर कौन होगा? बिलियन होगा, क्योंकि आयतन, आयतन हमारा किस में होता है? लीटर में। और भार हमारा, द्रव्यमान हमारा होता है ग्राम में या किलोग्राम में। ध्यान रखना, आयतन लीटर में होता है, द्रव्यमान किस में होगा? ग्राम या किलोग्राम के अंदर। तो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की जो संख्या होगी क्या कहलाएगी? जो परिभाषा देंगे वही बन जाएगी। देखो, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, उस विलेय की क्या कहलाती है? मोलरता। दूसरी, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाएगी? आप बोलोगे उस विलेय की नॉर्मलता कहलाती है। और 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के सूत्र भारों की जो संख्या होगी, सूत्र भारों की जो संख्या होती है क्या कहलाएगी? उसकी फॉर्मलता। क्या कहलाएगी? उसकी फॉर्मलता। पर हमें ये 2 परिभाषाएं बेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी परिभाषा है मोलरता, तो इसकी परिभाषा ध्यान रखनी है। तो इसकी कहानी हम बेटा पढ़ा रहे हैं आपको। तो यहाँ केवल हम बात करेंगे किसकी?
बात करेंगे मोलरता की। मोलरता के बारे में लिखेंगे परिभाषा, लिखेंगे 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है, उस विलयन की मोलरता कहलाती है। मोलरता कैपिटल एम से लिखेंगे, फॉर्मूला हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, किसमें होगा, लीटर में। लेकिन सवाल में हमें मोल दे ही नहीं रखे होते, कभी कभार भार दे रखा होता है। तो हमें पता है मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होगा भार बट्टे अड़भार। मोल बराबर क्या होगा, भार बट्टे अड़भार। अब भाई मोल किसके हैं, आप बोलोगे विलेय के हैं, तो भाई भार किसका हो जाएगा, विलेय का, और अड़भार किसका हो जाएगा, विलेय का। क्लियर। और सवाल को हम पढ़ा चुके हैं पहले से ही, वीडियो में अपलोड है इस चैप्टर के सवाल, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे और इस चैप्टर के सभी सवालों को देख लेंगे जाके। क्लियर। देखो यहां से तो मोल की जगह लगाएंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा विलेय का, मोल की जगह भार किसमें होगा भाई, ग्राम में, बट्टे अड़भार किसका होगा, तो आप बोलोगे विलेय का अड़भार इंटू कौन है, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन क्या होता है, सवाल में एमएल में दे रखा होता है, मिलीलीटर में दे रखा होता है। आप ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे लीटर में लाने के लिए 1000 से, क्या कर देंगे, 1000 से ऊपर गुणा कर देंगे और हम अपनी मोलरता की गणना कर सकते हैं। क्लियर। नोट करिए, नॉर्मलता और फॉर्मलता केवल परिभाषा आपको बता दी गई है, इंपॉर्टेंट है नहीं, नोट करिए, यहां से नोट करो। इसके बाद बेटा तीसरी नंबर जो परिभाषा जो प्रकार पढ़ने वाले इसका वर्गीकरण वह है भार बट्टे भार के पदों में, भार बट्टे भार के पदों में मतलब दोनों के दोनों द्रव्यमान है। और इसके अंदर पहले बेटा पढ़ने वाले किसको, वो पढ़ने वाले हैं मोललता, मोललता को लिखते हैं स्मॉल एम से। अब मोललता दूसरा क्या है इसके अंदर बेटा, मोल अंश, दूसरा क्या है इसके अंदर, मोल अंश। मोल अंश को ही बोलते हैं अड़भिन्नांक, अड़भिन्नांक, इसी को बोलते हैं मोल प्रभाज, क्या बोलते हैं, मोल प्रभाज। तो यहां से ये तीन, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोनों परिभाषाएं, दोनों परिभाषाएं कैसी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि 2025 के लिए। सबसे पहले पता होना चाहिए मोललता किसे कहेंगे, तो 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। क्या बताया हमने, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाएगी, मोललता। तो लिखेंगे परिभाषा, मोललता हेडिंग डालेंगे मोललता, और परिभाषा लिखेंगे 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है, मोललता कहलाती है। क्लियर। अब भाई इसका फॉर्मूला, तो मोललता
m बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का क्या होगा, भार, द्रव्यमान। किसमें होगा, किलोग्राम में। क्लियर। अब मोल बराबर क्या होता है पता लगा, सवाल के अंदर मोल दे ही नहीं रखे हैं, भार दे रखा है, किसका, विलेय का। तो कोई दिक्कत नहीं, हमें को भी पता है बेटा क्या कि मोल बराबर क्या होता है, भार बट्टे अड़भार। भार किसका है, मोल जब विलेय के है, भार भी विलेय का होगा, अड़भार भी किसका होगा, विलेय का। क्लियर। लगाएंगे फॉर्मूला में, लिखेंगे विलेय का भार, मोल की जगह लगाएंगे, किसमें होगा, ग्राम में, बट्टे विलेय का अड़भार, इनटू बट्टे में कौन है, विलयन, विलायक का द्रव्यमान। ओ भाई किसमें दे रखा हो, अगर ग्राम में दे रखा हो, किसमें दे रखा हो, ग्राम में दे रखा हो, तो फिर क्या करेंगे, किलोग्राम में लेकर आएंगे। तो क्या करेंगे, 1000 से ऊपर गुणा कर देंगे, किलोग्राम में लाने के लिए 1000 से ऊपर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्लियर। तो ये हमारी हो गई किसकी परिभाषा, मोललता की। अब हम पढ़ने वाले हैं मोल अंश को कॉन्सेप्ट के साथ। नोट करिए पहले इसको। इसके बाद बेटा अगली हेडिंग पढ़ने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। क्या बताया हमने, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, मोल प्रवाच या अड़भिन्नांक या मोल अंश, तीनों की तीनों परिभाषा एक ही है, ध्यान रखना। किसे कहते हैं मोल प्रवाच और किस तरीके से हम मोल प्रवाच को निकालेंगे। विलयन में किसी भी घटक का मोल प्रवाच हम कैसे निकाल सकते हैं, समझो। तो विलयन में उपस्थित किसी विशेष घटक का जो मोल प्रवाच होता है वह उस घटक के मोलों की संख्या, जो आप जिसका मोल प्रवाच निकाल रहे हो उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या है और इनके अनुपात के बराबर क्या हो जाएगा, मोल प्रवाच। अगर मुझे किसी भी घटक का मोल प्रवाच निकालना है तो उस घटक के मोलों की संख्या बट्टे विलयन में उपस्थित कुल घटकों के जो मोलों की संख्या होगी, इनको। क्लियर। जिसका मोल प्रवाच उस घटक के मोलों की संख्या बट्टे विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या। पर परिभाषा कैसे लिखेंगे, किसी विलयन में उपस्थित किसी विशेष घटक का मोल प्रवाच उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। लिखेंगे परिभाषा, लिखेंगे किसी विलयन में किसी विशेष घटक का मोल प्रवाच, विलयन में किसी विशेष विलयन में उपस्थित, ऐसे लिखो बेटा, विलयन में उपस्थित किसी विशेष घटक का मोल प्रवाच उस विशेष घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है।
विलयन में उपस्थित किसी विशेष घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। मान लिया बेटा, एक पात्र लिया, माना एक पात्र लेंगे, इस पात्र के अंदर हमने एक घटक डाला ए और एक घटक डाला बी, एक घटक ए और एक घटक बी। यहां पर घटक बी मैंने मान लिया विलायक लिया, मान लिया जो घटक बी लिया है वो क्या हमारा विलायक है, ज्यादा मात्रा है। घटक ए हमारा कौन है, विलेय है, कम मात्रा है, कम मात्रा है। दोनों आपस में मिलेंगे, क्या बन जाएगा, विलयन। दोनों आपस में मिल जाएगा विलयन। लेकिन हमें करना क्या है, हमें बताना है घटक ए यानी विलेय का मोल प्रभाज, हमें बताना है विलायक का मोल प्रभाज। क्या बताना है, विलायक का मोल प्रभाज। तो हमने क्या बताया, हमने बोला विलेय का मोल प्रभाज। मुझे क्या बताना है, विलेय का मोल प्रभाज। तो विलेय का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे, लिखोगे विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित जो भी घटक है, इन सभी घटकों के मोलों की संख्या। कौन कौन घटक है आप बोलोगे, विलेय और विलायक। तो इन घटकों के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। अर्थात विलेय के मोल प्रभाज को बेटा हमने लिख लिया XA से बराबर, विलेय के मोल, मोल को लिखते हैं N से, पर हमने विलेय को क्या माना, A माना है, तो Na बट्टे विलेय को माना Na प्लस विलायक को क्या माना N, तो इसका क्या मान लिया B। तो XA बराबर हो जाएगा Na बट्टे Na प्लस NB। समीकरण नंबर क्या बना दिया हमने, इसको 1। इसी प्रकार अगर मुझे निकालना है विलायक का मोल प्रभाज, मुझे क्या निकालना है बेटा, विलायक का मोल प्रभाज निकालना है। तो विलायक के मोलों की संख्या बट्टे विलयन में कौन कौन से घटक है, विलेय और विलायक, इन घटकों के मोलों की संख्या। लिखेंगे विलायक के मोलों की संख्या बट्टे विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। विलायक के मोलों की संख्या, विलायक को माना हमने B से, तो XB बराबर NB। विलायक को B माना है तो मोल को किससे लिखेंगे, N से। तो विलायक के मोलों की संख्या बट्टे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। समीकरण नंबर 2। भाई हमें पता है विलेय का मोल प्रभाज, हमें पता है विलायक का मोल प्रभाज, तो फिर विलयन का मोल प्रभाज बताना है, विलयन का मोल प्रभाज। तो कैसे बताओगे, तो आप बताओगे कि इन दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। समीकरण 1 प्लस 2, तभी हमें पता लगेगा विलयन का मोल प्रभाज। तो LHS LHS जोड़ दो, RHS RHS। तो X से में जोड़ेंगे XB को, तभी तो विलेय प्लस विलायक विलयन बन जाएगा, बराबर RHS में Na बट्टे Na प्लस NB प्लस NB बट्टे Na प्लस NB। तो आप बोलोगे हर तो भाई समान दिखाई दे रहे हैं, हर क्या है, समान है। जब हर समान है तो अंशों को जोड़ देंगे, तो Na प्लस NB, लासा आ जाएगा तो अंशों को जोड़ देंगे Na प्लस NB। तो यहां से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहां से बचेगा XA प्लस XB बराबर कितना निकलेगा, यहाँ पर 1। कितना होगा, 1। यानी विलयन में उपस्थित जितने भी घटक होते हैं, इन सभी घटकों का मोल प्रभाज किसके बराबर होता है, आप बोलोगे 1 के बराबर। किसके बराबर, 1 के बराबर। नोट करिए, नोट करें इसको।
इसके बाद बेटा आगे पढ़ने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द्रव द्रव विलयनों का बाष्पदाब और बाष्पशील विलायक के विलय और विलायक के संदर्भ में हमें बेटा एक नियम और यहीं पे प्रतिपादित मिलेगा, राउल्ट का नियम। ये बाष्पशील ये द्रव विलायकों पर निर्भर करेगा और वहां पर जब बाष्पदाब आपेक्षिक अवनमन में पढ़ेंगे तो आवासशील विलय के संदर्भ में, यहाँ पर बाष्पशील विलय और विलायक होंगे, वहां पर आवासशील विलय होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर राउल्ट का नियम द्रव द्रव विलयनों पर द्रव द्रव विलयनों का बाष्पदाब, यहाँ पर एक शब्द है बाष्पदाब। क्या है बाष्पदाब? सिर्फ थोड़ी सी परिभाषा समझिए। बाष्पदाब का मतलब आप थोड़ा सा अगर इसको हल्का सा पढ़ेंगे, बाष्पदाब मतलब बाष्प दाब लगाएगी, बाष्प दाब लगाएगी। अब भाई किस पे लगाएगी? द्रव पर। किस पर लगाएगी? द्रव पर। तो द्रवों की जो बाष्प है, द्रवों की बाष्प द्वारा द्रव पर लगाया गया जो दाब होता है उसी को क्या बोलते हैं? बाष्प दाब। अब कैसे बनता है ये बाष्प दाब? तो इसको समझें, थोड़ा सा हल्का समझ लेंगे। एक बंद पात्र लेंगे और बंद पात्र के अंदर आप जल को गर्म करेंगे तो जल के अणु पृष्ठ को छोड़कर पृष्ठ के ऊपर आ जाएंगे, जल के ऊपर एकत्रित हो जाएंगे और बाष्प के रूप में। एक स्थिति ऐसी आएगी कि जल बाष्प बनना कैसा हो जाएगा? बंद, अर्थात बैलेंस आ जाएगा, साम्य की अवस्था आ जाएगी। और जब साम्य की अवस्था आ जाएगी, उस साम्य की अवस्था में उसकी बाष्प द्वारा जो द्रव पर दाब लगाया जाता है उसी को बोलते हैं बाष्प दाब। तो यहाँ पर समझेंगे तो हम आपसे पूछेंगे द्रवों का बाष्प दाब होता है? तो बिल्कुल बोलोगे द्रवों का बाष्प दाब होता है। द्रव को गर्म करेंगे, बाष्प में बाष्पित हो जाएगा, फिर बेटा साम्य अवस्था आएगी, बैलेंस आ जाएगा और उसकी बाष्प द्वारा जो द्रव पर दाब लगा दिया जाएगा वही बन जाएगा बाष्प दाब। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, दो द्रव हैं और दोनों द्रवों के बीच में क्या देखेंगे? बाष्प दाब, द्रव द्रव विलयनों का बाष्प दाब। देखो सबसे पहले एक पात्र लेंगे, एक पात्र के अंदर हमें क्या करना है? दो घटक लिए तभी तो विलयन बनेगा। एक घटक ए ले लिया, एक घटक बी ले लिया, दो क्या ले लिए? घटक जिसकी मात्रा एक मान लिया, विलय ले लिया हमने जो मात्रा कम है, और ये क्या ले लिया हमने? विलायक ले लिया। तभी दोनों आपस में मिलेंगे, क्या बन जाएगा? विलयन। क्या बन जाएगा? विलयन। मान लिया उदाहरण के लिए आप ले सकते हो एल्कोहल प्लस में वाटर, जल। भाई दोनों के दोनों द्रव है, ये भी द्रव है, ये भी द्रव है। जब ये दोनों द्रव हैं तो इन द्रवों का क्या होता है? बाष्प दाब होगा। कैसे? द्रव को गर्म करोगे, अल्कोहल को गर्म करोगे, बाष्पित होगा, जल को गर्म करोगे, बाष्पित होगा। और किसमें करना है? बंद पात्र के अंदर, क्योंकि बंद पात्र में ही बेटा, नहीं तो अगर खुले पात्र में करोगे बाष्प बनकर उड़ता रहेगा, फिर दाब कौन लगाएगा? बंद पात्र में जब दोनों की बाष्प बेटा उसके द्रवों के ऊपर एकत्रित हो जाएंगी, साम्य अवस्था आ जाएगी, बाष्प बनना बंद हो जाएगी, फिर ये दाब लगाएंगी द्रव पर, वही बन जाएगा बाष्प दाब। मान लिया जो विलय का बाष्प दाब है वह है Pa और विलायक का बाष्प दाब वो मान लिया Pb। विलय का घटक ए का बाष्प दाब Pa, घटक बी का बाष्प दाब Pb। तो हम पूछे भैया विलयन को बाष्प दाब बताओ, तो हमें दोनों के बाष्प दाब पता तो है। जब बेटा विलय को बाष्प दाब Pa है, घटक और विलायक को बाष्प दाब Pb है, और हमसे पूछा है कुल बाष्प दाब, कुल बाष्प दाब यानी P, तो दोनों को क्या कर दो? जोड़ दो। दोनों का क्या कर दो? जोड़ दो। और इसी के संदर्भ में हम पढ़ेंगे राउल्ट का नियम। किसको पढ़ने वाले हैं? राउल्ट का नियम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके साथ। कैसे? और बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझेंगे। देखो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे? एक पात्र लेंगे। क्या करेंगे? एक पात्र ले लिया, बिल्कुल ले लिया आपने पात्र। इसके अंदर दो द्रव डाले, एक द्रव घटक ए है, दूसरा घटक बी है, और घटक ए का बाष्प दाब। और तभी दोनों जब आपस में मिलेंगे तभी क्या बनेगा? विलयन। तभी क्या बनेगा? विलयन बनेगा।
मैं आपसे पूछे घटक ए मान लो एल्कोहल है, घटक बी हमने मान लो कौन है, घटक बी मान लो हमने जल है। जो मात्रा ज्यादा है उसे क्या बोलेंगे, विलायक। जो मात्रा कम है उसे क्या बोलेंगे, विलेय। क्या बोलेंगे, विलेय। तो मैं यहां लिख रहा हूं, मैं इधर लिख रहा हूं बेटा, इधर से हल करता हूं चलूंगा, ठीक है। परिभाषा इसकी इधर दूंगा लेकिन गणना इसकी इधर कर रहा हूं। माना माना आपसे बोला गया बेटा घटक ए का वास्तव, तो आप तुरंत बताओगे वास्तव यानी पी से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, पी से। पर हमें किसका लिखना है, घटक ए का। तो हमें पहचान करने के लिए उसके आगे क्या लगा दिया, ए। मतलब ये ए लग रहा है, ये बताएगा भाई ये किसका वास्तव है, तो आप बोलोगे घटक ए का। और घटक ए हमारा कौन है, तो आप बोलोगे विलेय। फिर मैंने बोला घटक बी का वास्तव, तो आप बोलोगे पी। पर हमें पहचान करना भाई घटक बी के वास्तव की, तो इसके आगे हमने क्या लगा दिया, बी को लगा दिया, घटक बी का वास्तव। घटक ए का वास्तव पी है, घटक बी का वास्तव पी भी है। आपने इन घटकों के कुछ ना कुछ तो मोल लिए हुए हैं, कुछ ना कुछ तो मोल लिए होंगे, अर्थात इनका मोल प्रभाज, क्योंकि इसमें मोलों की संख्या उपस्थित है। और मुझे क्या निकालना है, विलयन में इसका मोल प्रभाज निकालना है, प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज निकालना है। तो अब मैं बोल रहा हूं बेटा घटक ए का जो मोल प्रभाज है भाई कितना अर्थ लिया, तो आप बोलोगे एक्स। कितना अर्थ लिए, एक्स। पर हमें पहचान करनी है घटक ए के मोल प्रभाज की, इसलिए एक्स से। इसी प्रकार घटक बी का जो मोल प्रभाज है वो क्या है, एक्स बी। भाई घटक ए का वास्तव पी ए, घटक ए का जो मोल प्रभाज एक्स से, घटक बी का वास्तव पी बी, और घटक बी का जो मोल प्रभाज है वो एक्स बी। तो यहां पर परिभाषा क्या है, परिभाषा ये है कि इस नियम के अनुसार विलयन में उपस्थित, इस नियम के अनुसार विलयन में उपस्थित जो ये अवयवी घटक हैं, इन अवयवी घटक का जो आंशिक वास्तव है, अवयवी घटक का जो आंशिक वास्तव है वह उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। भाई विलेय का जो घटक है इसका वास्तव इसी के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। घटक बी का जो वास्तव है उसी के मोल प्रभाज के कैसा हो जाएगा, समानुपाती होता है। किस नियम से, राल्ट के नियम से। अर्थात घटक ए का जो वास्तव है, घटक ए का जो वास्तव पी ए वह समानुपाती होगा घटक ए के ही मोल प्रभाज के, और घटक बी का वास्तव है वह समानुपाती होगा घटक बी के ही मोल प्रभाज के। समानुपाती का चिन्ह हटेगा, बराबर का चिन्ह आएगा, एक कांस्टेंट आया पी ए नॉट एक्स ए। इसी प्रकार पी बी समानुपाती चिन्ह हटाएंगे, बराबर का चिन्ह लाएंगे, एक कांस्टेंट लाएंगे पी बी नॉट, और यहां पर क्या हो जाएगा एक्स बी। पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स से, बराबर समानुपाती का चिन्ह हटाया, बराबर का चिन्ह लाए, नेतांक ले आए पी ए नॉट। अब यहां पर पी ए नॉट और पी बी नॉट क्या है, तो यहां पर बेटा जो पी ए नॉट है, पी ए नॉट, ए क्या है, विलेय है, नॉट लग गया शुद्ध बताएगा, नॉट मतलब शुद्ध, तो ये लिखेंगे शुद्ध। ए है तो विलेय का वाष्पदाब। फिर आपसे पूछा जाए पीवी, पीवी नॉट, तो पीवी नॉट है शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब। तो बेटा एक चीज पूछे तो अब एक चीज बताओ कि भाई घटक ए का वाष्पदाब ये है, घटक बी का वाष्पदाब ये है, तो हमसे आपसे पूछा है कि विलयन का वाष्पदाब यानी कुल वाष्पदाब, तो कुल वाष्पदाब P बराबर होता है Pa प्लस Pb। कुल वाष्पदाब P बराबर क्या होगा, Pa प्लस Pb। आप बोलोगे कि Pa तो हमें पता है कि कितना है, कि Pa बराबर है Pa नॉट एक्स से, बिल्कुल लगाओ Pa नॉट एक्स से। फिर आप बोलोगे कि हमें Pb तो पता है, घटक बी का वाष्पदाब भी तो पता है कि कितना है, कि लगाओगे Pb नॉट एक्स बी, तो Pb नॉट एक्स बी, क्लियर। तो यहां से ये, लेकिन अभी हम मोल प्रभाज पढ़ के आए,
क्या पढ़ के आए कि भाई एक्स ए प्लस एक्स बी दोनों का बेटा योग कितना होगा, जो भी बेटा विलयन में उपस्थित जो मोल प्रवाह जितने भी घटकों का मोल प्रवाह होगा सबका योग एक होता है, सबका योग किसके बराबर होगा, एक के बराबर। भाई यहां से एक काम करिए कि इस एक्स ए को उधर भेज दीजिए, तो ये प्लस में है, दूसरी ओर जाके माइनस में, तो आप बोलोगे ये क्या कहानी हुई, ये कहानी ये हुई कि बेटा हमने यहाँ से एक्स बी की जगह किसको लगा देंगे, 1 माइनस एक्स ए लगाएंगे, तो P बराबर पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट, और यहाँ पर एक्स बी की जगह लगाएंगे 1 माइनस के एक्स बी, 1 माइनस के एक्स बी। फिर क्या हुआ कि आप बोलोगे कि इस पी ए नॉट का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, बिल्कुल करिए, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट माइनस के पी बी नॉट एक्स बी, क्लियर। तो यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, देखो यहां से एक काम कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम पहले लिख ले रहे हैं, सॉरी यहां पर एक्स ए लिखना, क्योंकि एक्स बी बराबर है, एक्स बी बराबर यहां से है 1 माइनस के एक्स ए, यहां पर ये एक्स ए लगेगा, क्लियर। एक्स ए को एक और कर लेंगे तो पी ए नॉट एक्स ए माइनस पी बी नॉट एक्स ए, और ये प्लस का पी बी नॉट, कॉमन कौन आ रहा है, आप बोलोगे यहां से एक्स ए कॉमन आ जाएगा, तो पी ए नॉट कॉमन, पी ए नॉट माइनस के पी बी नॉट, और कॉमन कौन आ गया, आप बोलोगे एक्स ए और प्लस में पी बी नॉट, क्लियर। ये हमने निकाल लिया कुल वास्तव, यहां और यहां ये फॉर्मूले। अब इसकी परिभाषा लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे परिभाषा, लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रवाह के समानुपाती होता है, क्लियर। नोट करिए इसको, तब बेटा करा रहे, नोट करिए इसको। इसके बाद बेटा अब हम इसका पहले राल्ट के नियम का पहले ग्राफ पढ़ते हैं, उसके बाद फिर बेटा है राल्ट के नियम की सीमाएं, कभी कभार राल्ट के नियम की सीमाएं भी पूछ ली जाती हैं, और यहां पर फिर दो प्रकार से एक बन जाएगा आदर्श विलयन और एक बनेगा अनादर्श विलयन, पर हमारा बोर्ड एग्जाम में आदर्श और अनादर्श विलयन अब तक प्रश्न नहीं बना है। आदर्श विलयन क्या है कि वे विलयन जो राल्ट के नियम का पालन करते हैं, राल्ट के नियम का पालन, अर्थात पी ए बराबर होगा पी ए नॉट एक्स ए के और पी बी बराबर होगा पी बी नॉट एक्स बी के, तो वे विलयन जो राल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाएंगे। और अनादर्श विलयन क्या होते हैं, वे विलयन जो राल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, जो वे विलयन जो राल्ट के नियम का पालन नहीं करते, क्या कहलाएंगे, अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन दो प्रकार से बनता है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले। तो यहाँ पर बेटा वो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, और तो मैंने बोला था जितना हमें पूछा गया है वो सब लिखाएंगे, और जितना नहीं पूछा गया है समझाते हुए आगे चले जाएंगे टॉपिक को, क्लियर। अब सबसे पहले ग्राफ को समझेंगे, उसके बाद तब इन पॉइंटों की ओर नजर डालेंगे, क्योंकि पहले ग्राफ कैसे, देखो यहां पर ग्राफ, क्योंकि ग्राफ के द्वारा ही बेटा धनात्मक और ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित किया जा सकता है। यहां पर एक्स ए बराबर हमने ले लिया 1, एक्स बी बराबर 0, यहाँ एक्स बी बराबर बेटा कितना लेंगे, यहाँ एक्स बी बराबर ले लिया 1 और एक्स ए बराबर 0। कहानी क्या है, कहानी ये है कि एक्स ए की मात्रा केवल यहाँ पर विलय उपस्थित है, विलायक शून्य, और जब विलय उपस्थित है तो विलय यहाँ पर शुद्ध होगा, अर्थात पी ए नॉट। इस पॉइंट पे यहाँ पर एक्स बी है उपस्थित पर विलय नहीं उपस्थित है, विलायक केवल यहाँ केवल और केवल विलायक उपस्थित है, विलय नहीं।
मतलब यहाँ कौन होगा, शुद्ध विलायक होगा इस ग्राफ पे, और इस ग्राफ पे शुद्ध विलेय। जैसे जैसे हम चलेंगे एक्स ए से एक्स बी की ओर, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्स ए से एक्स ए बराबर 1 था, पर हम जब बी की ओर जा रहे हैं तो वहां शून्य हो रहा है, मतलब जो मात्रा शुद्ध थी वो शून्य हो गई। धीरे धीरे शुद्ध से विलयन बना होगा, विलयन से धीरे धीरे मात्रा कम हुई होगी, अर्थात बेटा ग्राफ इसका क्या होगा, घट रहा है। यहां पर ग्राफ क्या हो रहा है, घट रहा है, और जो मात्रा शून्य थी धीरे धीरे विलयन बनी होगी, और धीरे धीरे वो मात्रा बढ़ती चली गई होगी और शुद्ध हो गई। तो ग्राफ कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है। ग्राफ कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है। और पीए नॉट से पीवी नॉट तक बेटा ये क्या बन जाएगा, यहाँ के बीच का ग्राफ ये हो जाएगा विलयन। पी बराबर पीए प्लस पीवी। इस ग्राफ पे पीए है और इस ग्राफ पे कौन है, पीवी। तो पीवी बराबर लिख सकते हैं पीवी बराबर पीवी नॉट एक्स बी, और पीए बराबर पीए नॉट एक्स सी। तो ग्राफ इस तरीके से, अगर ये ग्राफ बेटा राउल्ट के नियम में, अगर ये आदर्श विलयन है, आदर्श विलयन है, तो राउल्ट के नियम का पालन होगा, और जो ग्राफ यहां बना है वही आदर्श विलयन में बनेगा। और अनादर्श विलयन में क्या होगा, बे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन ही नहीं करते, अर्थात पीए अधिक हो सकता है शुद्ध विलय के वास्तव से, और शुद्ध विलय अधिक हो सकता है, शुद्ध विलय का वास्तव अधिक हो सकता है विलायक के वास्तव विलय के वास्तव से। इसी प्रकार शुद्ध विलायक का वास्तव अधिक हो सकता है शुद्ध विलय के वास्तव से, शुद्ध विलायक विलय के यहाँ पर विलायक के वास्तव से, विलायक के वास्तव से शुद्ध विलायक का वास्तव कैसा हो सकता है, अधिक, और क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है। शुद्ध विलय का वास्तव अधिक हो सकता है विलय के वास्तव से, और कम भी हो सकता है। तो दो प्रकार से विचलन प्रदर्शित होगा, धनात्मक और ऋणात्मक। जब ऋणात्मक दर्शाना है तो ग्राफ नीचे जाएगा, इस रेखा से ग्राफ को कहां ले जाना है, नीचे। और जब धनात्मक होगा, धनात्मक में बेटा ग्राफ को कहां ले जाना है, ऊपर। ठीक है, तो यहां से, लेकिन यहां पर आप बेटा पढ़ने वाले हैं राउल्ट के नियम की सीमा। पहला, राउल्ट का नियम केवल तन विलयनों पर लागू होता है। सांद्र विलयन में राउल्ट के नियम क्या करते हैं, विचलन प्रदर्शित करना शुरू कर देते हैं। दूसरा, यह नियम केवल आवाजशील विलय के संदर्भ में ही लागू होता है। तीसरा, विद्युत अपघट्य के जो विलयन है, विलयनों पर राउल्ट का नियम, विद्युत अपघट्य के जो विलयन होते हैं उन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होगा। और चौथा पॉइंट ध्यान रखना, जो पदार्थ विलयन में समगुणित या वियोजित यानी घुल जाते हैं, मिल जाते हैं अपने, ठीक है, तो उन पदार्थों के विलयन भी राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। क्लियर? तो ये पॉइंटों को बेटा ध्यान रखना है, राउल्ट का नियम ये था, नोट करिए, इसके बाद आगे पढ़ाते हैं, नोट करो। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण टॉपिक, विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म। यहां से 101% एक प्रश्न बनता है, 101% एक प्रश्न बनता है। यहां से सबसे पहले आपसे परिभाषा भी पूछ ली जाती है, बताओ विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म किसे कहेंगे। तो परिभाषा देंगे, विलयन के वे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित जो कण हैं, विलयन में उपस्थित जितने भी कण हैं, इन कणों की संख्या तथा विलय के कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं। विलयन के वे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलय के कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, क्या कहलाएंगे, विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म। 4 प्रकार के होते हैं, ये भी बहुत बहुत बार पूछा गया है कि यहां पर बेटा इसके प्रकार विकल्प में बहुत आता है। पहला, वास्तव में आपेक्षिक अवनमन, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और परासरण दाब। तो इन 4 टॉपिक में से यहां से एक प्रश्न निश्चित आता है 99.9%। तो सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं, लिखेंगे विलयन के वह गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा
कुल कणों की संख्या तथा विलय के कणों की संख्या, विलय के कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। ये निम्नलिखित होते हैं, ये निम्नलिखित होते हैं। नंबर 1, पहला, वास्तव में आपेक्षिक अवनमन। अवनमन का मतलब कमी। 2024 में 5 नंबर का पूछा जाने वाला प्रश्न, 2023 में 5 नंबर का पूछा जाने वाला प्रश्न, सबसे ज्यादा वास्तव में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा है हिमांक में अवनमन मतलब कमी। तीसरा, क्वथनांक में उन्नयन। और चौथा, परासरण दाब। तो ये 4 टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं और इसी के साथ हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्लियर? तो एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। क्लियर? तो पहले नोट करें इसको, पहले नोट करें, इसके बाद एक एक टॉपिक को पढ़ते हैं। इसके बाद आ रहे हैं बेटा अपने टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक क्या है, वास्तव में आपेक्षिक अवनमन यानी कमी। क्या है वास्तव में आपेक्षिक अवनमन? तो मैंने सबसे पहले बताया वाष्प दाब। वाष्पशील विलायक पर, जो वाष्पशील द्रव विलायक होते हैं उसमें क्या होता है, उसकी जो वाष्प होती है, उसकी वाष्प द्वारा द्रव पर लगाया गया दाब। विलायक के जो अणु होते हैं, जो विलायक होगा, द्रव होगा, द्रव और उस द्रव की जो वाष्प होगी, उसकी वाष्प द्वारा लगाया गया द्रव पर दाब ही क्या बन जाता है, वाष्प दाब। पर आपेक्षिक अवनमन कैसे होगा? देखो किस तरीके से उसकी वाष्प में कमी लाई जा सकती है, किस तरीके से जो वाष्पशील विलायक है उसकी वाष्प में हम कमी कैसे लाएंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे शुद्ध जल ले रहे हैं, शुद्ध जल हमारा विलायक हो जाएगा और आप जब गर्म करोगे तो वो क्या हो जाएगा, वह द्रव वाष्पित होना शुरू हो जाएगा। कैसा होना शुरू हो जाएगा, वाष्प, और वाष्प बनकर बेटा बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमें उसकी वाष्प को रोकना है, तो वाष्प को कैसे रोक सकते हैं? तो आप इसमें अवाष्पशील विलय के अणुओं को मिला दीजिए, जैसे नमक, चीनी। जैसे आप इसके अंदर नमक चीनी जैसे डालोगे, अवाष्पशील विलय के अणुओं को डालोगे, तो इसमें क्या होगा कि अवाष्पशील विलय के अणुओं द्वारा जो वाष्पशील विलायक है उसके पृष्ठ के कुछ क्षेत्रफल को क्या कर लिया जाता है, घेर लिया जाता है, जिससे जो अणुओं को पृष्ठ छोड़कर जाने की प्रवृत्ति कैसी हो जाती है, कम। अणुओं के पृष्ठ को छोड़कर जाने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी, अर्थात वाष्प में क्या आ जाती है, कमी। और इसी कमी को बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन। आपेक्षिक अवनमन नहीं, वाष्प दाब में अवनमन। तो पहले लिखेंगे जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो अवाष्पशील विलय के अणुओं द्वारा उसके
पृष्ठ के कुछ क्षेत्रफल को घेर लिया जाता है, घेर लिया जाता है, जिससे जिससे अणुओं के पृष्ठ को छोड़कर जाने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, अर्थात वाष्प दाब में कमी आ जाती है, वाष्प दाब में कमी आ जाती है, जिससे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं, वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। मैंने माना शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, क्या मान लिया, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0, लेकिन जब आपने जैसे ही अवाष्पशील विलेय को मिलाया तो यह शुद्ध नहीं हो गया, ये विलयन बन गया। क्या बन गया? विलयन। तो लिखेंगे विलयन का वाष्प दाब, तो आप बोल देंगे PS। तो मैं पूछेंगे अवनमन में कमी, यहां पर वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में कितना अवनमन हुआ, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, यानी कितनी कमी। कमी का मतलब बड़े में से क्या करेंगे, छोटे को घटाएंगे, तभी तो कमी पता लगा पाएंगे। पहले शुद्ध था ज्यादा, जैसे ही हमने अवाष्पशील विलेय को मिलाया उसकी वाष्प में कमी आई, पहले वाष्प में ज्यादा था, पहले शुद्ध था तो वाष्प में ज्यादा हो रहा था, जैसे ही अवाष्पशील विलेय को मिलाया वाष्प दाब में कमी आ गई। तो पहले ज्यादा मात्रा थी, ज्यादा वाष्पित हो रहा था, इसमें से किसको हटा देंगे, विलयन के वाष्प दाब को, जो भी इनके बीच का अंतर आएगा वही क्या निकलेगी, उसकी कमी हो जाएगी। अब यहां पर क्या होगा, जो वाष्प दाब में हमें निकालना आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बताना है, तो कैसे, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, तो आप बोलोगे जो हमारा वाष्प दाब में अवनमन है, वाष्प दाब में अवनमन तथा जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, इनके अनुपात को हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। लिखेंगे वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। नोट करिए। इसके बाद इसमें पढ़ा रहे हैं अवाष्पशील विलेय के संदर्भ में राउल्ट का नियम। अभी राउल्ट का नियम द्रवों में पढ़ के आए थे, अब पढ़ेंगे किसके अंदर, अवाष्पशील विलेय के संदर्भ में राउल्ट का नियम। क्लियर? नोट करिए, जल्दी से नोट करिए इसको। देखो बेटा, क्या है अवाष्पशील विलेय के संदर्भ में राउल्ट का नियम। देखो, इस नियम के अनुसार जब किसी वाष्पशील विलायक में
इस नियम के अनुसार जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोला जाए, वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोला जाए तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, आप बोलोगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को तो पी नॉट माइनस के पी एस बट्टे पी नॉट लिखते हैं। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन उस विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलेय के मोल प्रभाज के कैसा होता है, बराबर। कैसा होगा, बराबर। इस नियम के अनुसार क्या बताया, इस नियम के अनुसार जब वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय घोला जाए तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन उस विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलेय के मोल प्रभाज के कैसा होता है, बराबर। तो यहाँ पर एक्स ए क्या है, तो आप बोलोगे विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज, और हमें इसका मोल प्रभाज निकालना है तो आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो, एक्स से बराबर जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसके मोलों की संख्या बट्टे, अब विलयन में कौन होगा, विलेय और विलायक, तो यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। यहाँ पर Na क्या है, तो Na बोलोगे आप, Na है हमारा विलेय के मोल है और Nb क्या है, विलायक के मोल। तो यहां पर लगाएंगे पी नॉट माइनस के पी एस बट्टे पी नॉट बराबर एक्स की जगह लगाएंगे Na बट्टे Na प्लस Nb। पर एक चीज बेटा, क्या एक चीज कि आपने विलायक की मात्रा ज्यादा, इसमें बहुत ही कम मात्रा विलेय की मिलाई, क्योंकि ये विलयन में, इस विलयन में Na प्लस Nb यानी इस विलयन के अंदर विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में कैसी है, बहुत ही कम। विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा कैसी है, बहुत ही कम। अतः Na को नगण्य मानकर छोड़ने पर जब भाई Na को छोड़ देंगे, इस Na को जब छोड़ देंगे तो बचेगा कौन, तो आप बोलोगे कि पी नॉट माइनस के पी एस बट्टे पी नॉट बराबर बचेगा Na बट्टे Nb। पर यहाँ पर Na क्या है, तो Na बोलोगे भाई विलेय के मोल, और Nb क्या है, आप बोलोगे विलायक के मोल, विलायक के मोल। तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है कि यहाँ पर भार दे रखा, क्या दे रखा, भार। तो बड़े आसानी से निकाल सकते हो, मोल बराबर होता है भार बट्टे अड़भार। तो यहाँ पर विलेय के मोल यानी स्मॉल w बट्टे Ma, ये हो जाएगा विलेय का भार, और ये क्या हो जाएगा, विलेय का अड़भार। इसी प्रकार लगा देंगे Nb बराबर कैपिटल W बट्टे Mb, सिंबल ले लिया आपने। यहां पर ये ले लिया, ये है विलायक का भार, विलायक का भार किसमें होता है, ग्राम में, और ये क्या है, विलायक का अड़भार, विलायक का अड़भार। तो यहां लगा देंगे पी नॉट माइनस पी एस बट्टे पी नॉट बराबर Na की जगह लगाएंगे स्मॉल w बट्टे Ma बट्टे, और Nb की जगह लगाएंगे कैपिटल W बट्टे Mb, बाहर का बाहर गुणा अंदर का अंदर गुणा। तो यहाँ पर पी नॉट माइनस पी एस बट्टे पी नॉट बराबर स्मॉल w में बेटा गुणा कर रहे हैं Mb का बट्टे कैपिटल W में गुणा करेंगे Ma का, ठीक है। तो यहाँ मैंने सब कुछ लिख दिया है बेटा, कौन क्या चीज है। पी नॉट क्या है, तो पी नॉट है हमारा शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, और पी एस क्या है, विलयन का वाष्पदाब। परिभाषा लिख रहे हैं, परिभाषा लिखेंगे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोला जाए तो वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन
विलयन में उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, ये वाला क्लियर। अब आपके बेटा कितने बचे? आपके 3 बचे, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और पराशर दाब। तो इनको बेटा हम अगले लेक्चर में करा देंगे, चिंता ना करिए, इसको हम बेटा अगले लेक्चर में कराएंगे। लेकिन हाँ, इसके न्यूमेरिकल्स हमने बेटा सब करा दिए हैं, प्ले लिस्ट में ऐड है। और बस आप लोग बेटा हमें जितना ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करते रहोगे, तो जितना ज्यादा सपोर्ट होगा हम आपके सामने क्लास उतनी ही ज्यादा लेकर आएंगे, चिंता ना करिए। केमिस्ट्री, अब आज से हमारा मिशन हर रोज केमिस्ट्री के 1 शॉर्ट वीडियो का, लेकिन इसके साथ साथ हम 1 शॉर्ट पेपर भी कराएंगे, चिंता ना करिए। और फिजिक्स हमारी 1 शॉर्ट पेपर चल रही है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ज्यादा और वीडियो बढ़ाएंगे, बस आप लोग लगातार मेहनत करिए, जितना मेहनत करेंगे रिजल्ट भी उतना ही अच्छा आएगा। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं ब्रेक कर रहे हैं, धन्यवाद।